चलिए तो शुरू किया जाए रोटेशनल मोशन के एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने 7 क्वेश्चन सीखे थे। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 से अब थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आज जो क्वेश्चन करेंगे ना 90% चांसेस है कि आपके पेपर में इस चैप्टर में से इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आए 3 या 4 मार्क में। चले देखते हैं तो क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन इज, कट कर लेते हैं पहले इसको, स्मार्ट बोर्ड पे ले जाते हैं। आ गया, चलो। द क्वेश्चन इज, अच्छा हाँ बस, ओके, अटेंशन एवरीवन। A metal bar 70 centimeter long and 4 kg in mass, supported on 2 knife edges, placed 10 centimeter from each end. फिगर बनाते जाएंगे बिकॉज इसमें जो भी सॉल्व करना है फिगर से करना है आपको, राइट। सो हम फिगर बनाते जाएंगे। वी हैव अ मेटल बार विच इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हम एक मेटल का बार बनाएंगे। अब ये है हमारे पास, तो इसको यूज करेंगे और क्या। चलो एक लाइन बना देते हैं। कलर बहुत गंदा है, अच्छे कलर का लाइन चाहिए हमें। चलो ये रहा। तो ये एक 70 सेंटीमीटर का बार है बेटा, सीधा है मैं बोला ना, है तो है। ओके, कितना मास है इसका? द मास इज 4 kg। कहाँ एक्ट करेगा मास? सेंटर पे। मास कहाँ एक्ट करेगा? सेंटर पे। तो इसके एग्जैक्टली सेंटर पे आपको कितना ले लेना है? 4 kg। 4 kg मतलब 4 इंटू जी, जी फॉर ग्रेविटी। क्या एक्ट करेगा? वेट। वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। कितना हो जाएगा? 4 इंटू जी। इतना सेंटर पे एक्ट कर रहा है, राइट। सेंटर मतलब कितना डिस्टेंस? 35। डिस्टेंस यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा 70 सेंटीमीटर का बार है, ये उसका सेंटर हुआ बेटा। सेंटर कितने पे आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर पे, ठीक है। चलो, और क्या है? दो आपने सपोर्ट रखे। सपोर्ट कहां पर है? प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। तो एक सपोर्ट आपने रखा है यहां पर, इस तरफ से 10 सेंटीमीटर के सपोर्ट पे, एक यहां पर है, और एक आपने इस तरफ से 10 सेंटीमीटर पे रखा है। तो दोनों तरफ कितना कितना डिस्टेंस है बेटा? 10 सेंटीमीटर। ये 10, और यहां पर ये भी कितना है? 10 है, ठीक है। ओके फाइन। 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। एक एंड से 30 सेंटीमीटर पे आपने और कितना वेट लटकाया? 6 kg। 6 kg मतलब 6g। 6 kg मीन्स व्हाट? 6g। चलो 6g लटका देते हैं कहां पर? एक एंड से 30 सेंटीमीटर। तो ये बेटा 35 है ऑलरेडी, तो 30 कहीं यहां पे आएगा, इस तरफ, राइट। तो लेट्स से यहां पे आपने लटका दिया है 6g। एक और वेट। कितना डिस्टेंस है बेटा? यहां से आपको कहा है, एंड से आपको डिस्टेंस कह दिया है 30 सेंटीमीटर का। यहां पे सब कुछ फिगर में ही है। फिगर में अगर आप एक भी डायमेंशन गलत लोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन। फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस, राइट। तो देखो ये दोनों एक्शन फोर्स है, 6g प्लस 4g। तो रिएक्शन बनेगा उसका, कहां बनेगा रिएक्शन? यहां पे एजेस के ऊपर। तो आपको बताना है कि ये जो दोनों एजेस है, यहां पे रिएक्शन फोर्सेस कितना है। लेट्स से यहां पे रिएक्शन R1 है, यहां पे रिएक्शन R2 है, और आपको फाइंड करना है ये रिएक्शन फोर्सेस R1 R2। क्वेश्चन क्लियर? डेटा क्लियर? सारा कैसे प्लॉट किया है? डेटा क्लियर? चलिए तो हम यहां पे इस रॉड के बैलेंसिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वी राइट हियर, फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। बेटा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मींस जितना फोर्स नीचे है उतना ही फोर्स ऊपर होना चाहिए, तभी रॉड अपनी जगह पे स्टडी है। तो नीचे कितना फोर्स है बेटा? 6g प्लस 4g, और ऊपर कितना फोर्स है? R1 प्लस R2। तो ये 10g को बैलेंस कौन कर रहा है? R1 प्लस R2। गॉट इट? 6 प्लस 4 कितना हो गया बेटा? 10g फॉर g इक्वल टू 9.8। सो बेटा R1 R2 मिला के कितना होना चाहिए? 98। ओके, कॉल इट रिजल्ट नंबर 1, राइट। अब एक दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। देखिए आप ऐसे ही क्वेश्चन ना लॉज ऑफ मोशन में सॉल्व करते थे, राइट। बट वहां पे अब सारे इक्वेशन खाली फोर्स से बना देते।
हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करो, वर्टिकल को बैलेंस करो। यहां पे तो वर्टिकल कोई हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही नहीं है। तो दूसरा हमें लेना है फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेटरी इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेटरी इक्विलिब्रियम। बेटा रोटेटरी इक्विलिब्रियम मींस टॉर्क इज जीरो, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर टॉर्क लगता ना तो ये बार या तो ऐसे घूम जाता या ऐसे घूम जाता, बट ये घूम नहीं रहा है, मतलब टॉर्क जीरो है। सो यू हैव टू टेक टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। लेट्स टेक, आई एम गोइंग टू टेक द टॉर्क अबाउट द R1 और लेट मी कॉल इट A and B, call it A, call it B, right? So I will write here torque about point A must be equal to 0. अगर यहां पे टॉर्क जीरो नहीं होता ना तो बार या तो ऐसे घूम जाता या तो ऐसे घूम जाता, बट बार नहीं घूम रहा है, मतलब टॉर्क कैसा है, जीरो है, राइट? टॉर्क क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस, राइट? अब देखो दो तरह के टॉर्क होंगे, एक ऐसे टॉर्क होंगे जो इस बार को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दूसरे ऐसे टॉर्क होंगे जो बार को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो आपने कौन सा पॉइंट लिया है एज अ सपोर्ट? ए पॉइंट लिया है। तो आप सिंपली सोचो 6G कैसे घुमाएगा बार को क्लॉकवाइज? अगर यहां से फोर्स लगाओगे, ये आपका पॉइंट है, तो बार कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। 4G भी कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। R2 कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे हो जाना चाहिए? सेम। यू अंडरस्टैंड दिस? ये आपका पॉइंट है, इधर फोर्स लगाओगे तो क्लॉकवाइज घूम जाएगा, इधर फोर्स लगाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। सो वी कैन राइट हियर, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट टॉर्क in clockwise direction and torque in anti-clockwise direction should be same. चलो टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F और R इंटू F। चलो ये आपका पॉइंट है, ठीक है? ये फोर्स खुद पॉइंट्स में से पास हो रहा है, तो R1 का कोई टॉर्क लगना नहीं है। R1 खुद कहां से पास हो रहा है? पॉइंट में से, तो R1 का टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है? चलो यहां पे आ जाओ। 6G कितने डिस्टेंस पर है बेटा? यहां से 6G कितना डिस्टेंस होगा? यहां से 20, क्योंकि ये 30 है, चेक आउट, ये 10 है। सो बेटा ये कितना बचा आपका? 20। चलो यहां से ये कितना होगा? 25, क्योंकि ये कितना है? 35 है, ये 35 है और ये 10 है, तो ये कितना बचा? 25। मैंने इसीलिए कहा था कि फिगर बहुत ही अच्छे से बनाना है आपको, क्योंकि फिगर में अगर आप इतनी भी गलती करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। चलो तो ये आपका पॉइंट था। इसका टॉर्क 6G कितने डिस्टेंस पर है? 20, तो उसका टॉर्क क्या हो जाएगा? 6G इंटू 20। चलो दूसरा फोर्स ये रहा 4G, पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है? 25, सो 4G प्लस 20, 4G इंटू 25। ये दोनों हो गए एक ही डायरेक्शन में, जो कैसे घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज। दैट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। चलो एंटी क्लॉकवाइज, ये रहा आपका पॉइंट। फोर्स कौन सा है? R2। बेटा कितना डिस्टेंस है बताओ? 50। देखो टोटल 70 का बार है, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, 20 सेंटीमीटर निकाल दो, कितना बचा? सेंटर टू सेंटर 50 है कि नहीं? सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस कितना बचा बेटा आपका? 50। डू इट वेरी केयरफुली, राइट? तो ये हो जाएगा R2 इंटू 50, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड एवरीवन? नाइस। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस? 6 इंटू 9.8 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 9.8 इंटू 25 इज इक्वल टू, देखो R2 इंटू 50, या 50 नीचे डिवाइड कर दो, व्हाट यू विल गेट? R2। व्हाट इज दिस आंसर? 1176। What about this? 980 डिवाइड बाय 50 करो, चलो 43.12 न्यूटन। बेटा R2 आ गया, R2 आ गया आपका क्या? हाँ 12, 43.12 न्यूटन। चलो बेटा R2 आ गया। नाउ यू हैव अनदर इक्वेशन, R1 प्लस R2 इक्वल टू 98।
From 1 I can write R1 equal to 98 minus R2, 98 minus 43.12, 54.88 न्यूटन। लो बेटा आगे दोनों रिएक्शन फोर्सेस। बोलो आई बात समझ में? तो दो वेरिएबल है R1 एंड R2, दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन फोर्स से बन जाएगा और दूसरा इक्वेशन किससे बनेगा? टॉर्क से। आप किसी भी पॉइंट पे टॉर्क ले सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। आप इस पॉइंट का टॉर्क भी जीरो कर सकते हो या इसका टॉर्क जीरो करो, चॉइस इज योर्स। यू कैन टेक टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट जीरो बिकॉज रॉड किसी भी पॉइंट के अराउंड रोटेशन कर रहा नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पे टॉर्क कितना ले सकते हो आप? जीरो, एंड यू कैन सॉल्व, आपका आंसर सेम ही आएगा। डू यू गेट दिस सॉल्यूशन एवरीवन? सेकेंड इक्वेशन आया समझ में? टॉर्क वाला जो किया है वो टॉर्क क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लैडर का क्वेश्चन है इसके बाद। चलिए ये रहा क्वेश्चन ऑफ लैडर। ऐसा शायद क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में भी किया होगा। था मैंने जो नंबर दिए थे उसमें लैडर का क्वेश्चन था? नहीं था, अब होगा। चलो बेटा ध्यान यहां पे सबका। A 3 meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall. Wall is frictionless. Its feet rest on the floor 1 meter from the wall as shown in figure. Find the reaction forces on the wall and the floor. तो आपने सीढ़ी को टिका के रखा हुआ है, देखिए कहां रखा है, तो ये वॉल है, सीधा है। अब अरे वाह, अभी भी सीधा तो नहीं चलेगा। तो ये वॉल है बेटा और नीचे फ्लोर होगा, ठीक है? तू रहना शांति से। नीचे यहाँ पे फ्लोर है बेटा, सीधा है, ये परफेक्ट सीधा है देखो। तो ये फ्लोर है और आपने यहाँ पे सीढ़ी को टिका के रखा है बेटा। चलो सीढ़ी रखते हैं, ध्यान से देखिएगा सीढ़ी कैसे आएगी। चलो तो यहाँ पे ना आपने 3 मीटर लंबी एक सीढ़ी रखी है जिसका फीट कहां पर है? 1 मीटर पर है। 3 मीटर लंबी सीढ़ी आपने ऐसे टिका के रखी है। थोड़ा बड़ा बना दे तो ज्यादा अच्छा रहता, बड़ा बनाते हैं थोड़ा सीढ़ी को। तो ये सीढ़ी है आपका लैडर जो आपने टिका के रखा है, ठीक है बेटा? आप सारे डिस्टेंसेस बहुत अच्छे से मेंशन करेंगे, बहुत अच्छे से, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है बेटा? 1 मीटर, राइट। सीढ़ी का लेंथ कितना दिया है आपको? 3 मीटर। बेटा सीढ़ी का वेट कितना है? 20 kg। कहां से एक्ट करेगा वो? सीढ़ी का वेट कहां पे एक्ट करेगा पवित्र? सीढ़ी का वेट कहां एक्ट करेगा बेटा? थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, साइंस फील्ड में हो, ठीक है? सीढ़ी का वेट कहां पे एक्ट करेगा? उसके सेंटर पे। कहां होगा उसका सेंटर? ऑब्वियसली एट 1.5 मीटर, पूरा 3 मीटर है। सेंटर कहां होगा? 1.5 मीटर। तो वहां पे 1.5 मीटर पे कौन एक्ट कर रहा है? सेंटर पे उसका वेट, राइट। क्या एक्ट कर रहा है सेंटर पे? उसका वेट कितना होगा? वेट 20 जी। कहां एक्ट कर रहा है वो? सेंटर पे, राइट। तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे खींचूं बेटा नीचे की तरफ, ठीक है, देन मुझे कुछ डिस्टेंस मिलेगा। कितना मिलेगा? ये 0.5, क्योंकि पूरा 1 है। इधर से आपने सेंटर लिया तो ये भी सेंटर बनेगा। कितना होगा ये? 0.5। तो दिस डिस्टेंस इज 0.5 इन मीटर, राइट। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से रिएक्शन फोर्सेस है यहां पे। तो आपको वॉल कैसा दी है? फ्रिक्शनलेस। तो यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। देखो सीढ़ी अगर आप रखोगे ना तो सीढ़ी नॉर्मली ऐसे सरक जाती है, तो इसको पकड़ने के लिए एक तो यहां लगना चाहिए ऐसे फ्रिक्शन जो उसको सरकने ना दे, और दूसरा सीढ़ी जब यहां से सरकेगी तो इधर फ्रिक्शन चाहिए इस तरफ जो सीढ़ी को पकड़ के रखे। यू अंडरस्टैंड दिस? अब इधर तो फ्रिक्शन है नहीं, तो इधर खाली कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल तो हमेशा लगेगा, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल, NW कह लो। यहां पे 2 फोर्स होंगे बेटा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां 2 फोर्स होंगे, एक होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लोर और दूसरा फ्रिक्शन जो यहां पे रोक के रखेगा इसको। किस तरफ होगा फ्रिक्शन? इस तरफ, क्योंकि सीढ़ी किस तरफ सरकेगी? इस तरफ। फ्रिक्शन उसको रोकेगा तो फ्रिक्शन इस तरफ होगा। डू यू गेट दिस? तो यहां पे आपके पास एक और फोर्स आएगा बेटा, एंड दैट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्लोर।
अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। नाउ टेल मी हाउ मेनी वेरिएबल वी हैव। हमने सारे फोर्सेस ले लिए। अब आगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, वहां पे सीढ़ी के ऊपर एक इंसान भी खड़ा है। एक्सरसाइज क्वेश्चन में सीढ़ी पे एक इंसान खड़ा है कहीं पे, तो उसका भी आपको वेट ले लेना है, और कुछ नहीं है। उसका भी आपको वेट ले लेना है नीचे की तरफ और आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए बेटा आप जाने यहाँ पे। पहले मैं ये फाइंड कर लेता हूं। सीढ़ी 3 मीटर का है, ये 1 मीटर है। पाइथागोरस करें। पाइथागोरस से बेटा ये कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1। दिस वुड बी 2 रूट 2 2.82 मीटर। ये मुझे काम लगेगा, मुझे पता है, तो मैंने पहले ही फाइंड कर लिया उसको। नाउ योर फिगर इज रेडी। हाउ मेनी वेरिएबल वी हैव? 1 2 3। वी नीड टू डेवलप 3 इक्वेशंस टू सॉल्व दिस 3 वेरिएबल्स। पहला इक्वेशन में ट्रांसलेटरी बैलेंस करूंगा, फोर्सेस पहले बैलेंस करूंगा। अगर फोर्सेस से बात नहीं बनती तभी टॉर्क पे जाना है। तो पहले ले लेंगे बेटा फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। बेटा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए समेशन ऑफ द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज 0, horizontally no force acting, summation of force of y direction is also 0। वर्टिकली भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हॉरिजॉन्टली कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, इस तरफ एक ही फोर्स है Ff, इस तरफ एक ही फोर्स है Nw, both should be same। So I'm getting the first equation, friction on floor and normal on wall should be same। I got the first result here। Now in y direction, नीचे की तरफ है 20g, ऊपर की तरफ है NF, और कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है। 20g इज कंप्लीटली बैलेंस्ड बाय NF, तो एक आंसर तो ऐसे ही मिल गया। लो 20g इक्वल टू NF, 20 इंटू G 196। सो यू गॉट 196 न्यूटन इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स ऑन फ्लोर। तो ये आपका एक आंसर आ गया, नॉर्मल फोर्स एट फ्लोर। ठीक है बेटा, एक इक्वेशन से आपका एक आंसर तो निकल गया। अभी भी 2 बचे फाइंड करना है, और फोर्स का अभी कोई इक्वेशन नहीं बनना है। फोर्स के 2 ही इक्वेशन बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, दोनों बना लिए। अब एक और बनाना पड़ेगा, टॉर्क। ओके, टॉर्क में जब भी आपके पास, देखो टॉर्क आप किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो। हमेशा ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करो जहां से ज्यादा फोर्सेस पास होते हो, क्योंकि जिस पॉइंट पे से फोर्स पास होता है ना, उस पॉइंट पे उसका कोई टॉर्क लगता नहीं है। अफशा बेटा क्या पढ़ रही है तू? कुछ तो चल रहा है, क्या पढ़ रही है? नहीं तू फिजिक्स नहीं कर रही है, क्या है? ध्यान देना इधर। चलो तो मैं कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करूं बोला टॉर्क के लिए? आई टेक दिस पॉइंट, आई कॉल दिस पॉइंट ए, एंड द लैडर इज नॉट रोटेटिंग एट ऑल। मतलब अबाउट द पॉइंट ए नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से 2 फोर्स जा रहे हैं, मुझे बहुत फायदा होगा, ना इसका टॉर्क लगेगा ना इसका टॉर्क लगेगा, बिकॉज दोनों फोर्स इसी पॉइंट से जा रहे हैं, और जब फोर्स उसी पॉइंट से जाता है तो टॉर्क लगता नहीं है। सो आई टेक नाउ फॉर रोटेशनल और रोटेटरी इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेटरी इक्विलिब्रियम I'll take summation of torque about point A equal to 0. So I'll write torque clockwise, torque anti-clockwise, both are same. तब जाके नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। चलो बेटा, एक 2 फोर्स है हमारे पास, एक है NG। 20G कैसे घुमाएगा, क्लॉक के एंटी क्लॉक? 20G लगाओ, कैसे पॉइंट ये रहा, कैसे घुमाएगा ये क्लॉक? NW कैसे घुमाएगा, राइट। तो पहला फोर्स आएगा आपका 20G। बेटा इसका डिस्टेंस कितना है 20G का? 0.5। डिस्टेंस कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो 20G की लाइन ये रही, इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? 0.5। ये डिस्टेंस नहीं लेना है, डिस्टेंस कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.5। सो पहला आ गया आपका बेटा 20G इंटू 0.5। और कोई है जो इसको ऐसे घुमा रहा हो लैडर को? कोई नहीं है। ये कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉक। कौन सा फोर्स है? NW। बेटा NW का लाइन ये है, राइट, दिस इज द लाइन ऑफ NW।
एंड टेल मी व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स. पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, लाइन फोर्स का ये है. कितना है ये बेटा डिस्टेंस? 2.82. इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया था, मुझे पता था मुझे चाहिए. यहां से ये डिस्टेंस नहीं लेना है. डिस्टेंस कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर. तो फोर्स की लाइन ये रही, इधर से परपेंडिकुलर मारो, कितना हो रहा है ये? 2.82. समझ आ रहा है आपको? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. खाली डिस्टेंस नहीं, कौन सा डिस्टेंस? चलो, दैट इज इक्वल टू NW इंटू डिस्टेंस इज 2.82. सॉल्व कर लो. NW आ जाएगा आपका 20 इंटू G इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2.82. ये हो जाएगा आपका 20. लो, you got another answer. What is NW? NW is normal reaction at ball. NW क्या है बेटा? Normal reaction at ball. Attention. बेटा, now from 1 what you can write? NW and FF are same. Yes or no? So we write here from 1 NW equal to FF. So FF is also equal to 34.75 Newton. What is it? Friction at floor. Friction at floor. चलो नेट आंसर निकाल ले बेटा. यहां तो एक ही लग रहा है NW. यहां पे दोनों है, FF भी है, NF भी है, दोनों राइट एंगल पे है. नेट फाइंड करेंगे पाइथागोरस, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं ना, FF भी है, NF भी है, तो इनका नेट फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस से. सो वी राइट हियर नेट फोर्स ऑन फ्लोर. नेट फोर्स ऑफ फ्लोर, दो फोर्स लग रहे हैं बेटा, तो विल यूज अंडर रूट ऑफ, कौन कौन से थे? नॉर्मल और वी हैव अंडर रूट ऑफ नॉर्मल ऑफ फ्लोर एंड फ्रिक्शन ऑफ फ्लोर. ए नॉर्मल कितना था? अरे और वाज द नॉर्मल फोर्स? 196 and friction is 34.75. 196 and चलो बताओ 196 स्क्वायर कितना हो रहा है? 38416. 34.75 स्क्वायर 1207. बस बहुत हुआ. चलो प्लस करो. 3962. टेक अंडर रूट 199 200. 199.9 है. आराम से भाई चलेगा. सो दैट्स द आंसर. क्या है बे? समझ आया मैंने क्या कहा? चलो that's the answer. This is the reaction. This is the reaction at floor, right? और वॉल पे कितना रिएक्शन था? वॉल पे था आपका, वॉल पे तो खाली 34.75 था ना. ये कहां पर है? वॉल. अब बेटा अगर मान लीजिए कि वॉल पे भी फ्रिक्शन है, अगर वॉल पे भी फ्रिक्शन है तो क्या होगा? अगर वॉल पे भी फ्रिक्शन है ना, तो यहां भी लगेगा फ्रिक्शन. एक और फोर्स आएगा, तो आपको एक और इक्वेशन लेना पड़ेगा टॉर्क का, तभी आप सॉल्व कर पाओगे. अगर यहां भी फ्रिक्शन आ गया तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि आपका चौथा भी वेरिएबल आ गया, तो फिर आपको दो फोर्स के इक्वेशन और दो टॉर्क के इक्वेशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा. कर सकते हो एक्सरसाइज में, ऐसा ही क्वेश्चन है. चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं. Which is the next question? Wait.
कितने पेज दूर है? इसके बाद ही होगा। इधर है। चलो बेटा ध्यान यहाँ पे। चलो बेटा, क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड द क्वेश्चन इज what is the moment of inertia of the disk about a diameter. So let's say, attention everyone, let's say this is the disk. Let's plot the disk here, circle, say it is disk, okay, and we want to find the moment of inertia of the disk about its diameter. About its diameter, right? Whatever. So disk will rotate about this axis. There is a diameter of the disk. डिस्क अगर अपने डायमीटर पे रोटेट करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आपको बताना है. लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, देयर इज वाई एक्सिस. बेटा डिस्क का खुद का एक्सिस कौन सा होता है? डिस्क का खुद का ज्योमेट्रिक एक्सिस होता है ये एक्सिस जो उसके सेंटर में से आया और उसके प्लेन को कैसा हो? परपेंडिकुलर हो. कैसा हो उसके प्लेन को? परपेंडिकुलर. सो बेटा दिस इज द ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ द डिस्क. ये डिस्क का ज्योमेट्रिक एक्सिस है, राइट, जो डिस्क को परपेंडिकुलर है. अगर डिस्क अबाउट दिस एक्सिस रोटेट करे, यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आ रहा है फिगर आपको? डिस्क अगर ये डिस्क है तो ये उसका खुद का एक्सिस होता है. वी रोटेट अबाउट दिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलरेडी गिवन बाय mr²/2. बट नाउ योर डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट द डायामीटर. ये हो जाएगा उसका डायामीटर. डिस्क रोटेट लाइक दिस अबाउट द डायामीटर and you would like to find the moment of inertia. We are going to simply use the perpendicular axis theorem. We know that Iz is moment of inertia of disk about its geometric axis, and about the geometric axis मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज गिवन बाय mr²/2. ये आपको याद होना चाहिए, राइट? डिस्क का mr²/2 होता है, रिंग का mr² होता है अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस. यही सेम होता है फॉर सॉलिड सिलेंडर ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे डिस्क को जोड़ोगे तो सॉलिड सिलेंडर बनता है. चलिए हम यहां पे यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सेज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the axis perpendicular to the plane. देखो आपका z एक्सिस कैसा है? डिस्क के परपेंडिकुलर है. दिख रहा है आपको? z एक्सिस कैसे बाहर की तरफ आ रहा है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क about the perpendicular axis to the plane is equal to sum of moment of inertia about the two perpendicular axis in the plane. देखो x एक्सिस भी इस डिस्क के साथ है, y भी इस डिस्क के प्लेन में है. x और y कैसा है? डिस्क के प्लेन में. z कैसा है? प्लेन को परपेंडिकुलर. तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टू परपेंडिकुलर एक्सिस विच आर इन द प्लेन, राइट, विच इज इन द प्लेन. सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर? अब देखो बेटा आपका x भी डायमीटर है, y भी तो डायमीटर है, तो दोनों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा? सेम आएगा. सो व्हाट यू कैन राइट हियर? Ix प्लस Ix. क्यों ऐसा बेटा? बिकॉज Ix Iy दोनों सेम है और दोनों ही क्या है? अबाउट द डायमीटर. ओके, दैट इज इक्वल टू Iz इज इक्वल टू mr²/2. इट इज 2Ix. ऑन सॉल्विंग इट व्हाट यू विल गेट? Ix इक्वल टू mr²/4. दैट्स योर आंसर. बस इतना ही करना है. अंडरस्टूड? क्लियर है क्वेश्चन? बेटा ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट भी आपको आना चाहिए. This is the perpendicular axis theorem. ये दोनों एक्सिस प्लेन में होनी चाहिए और ये एक्सिस प्लेन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए.
और तीनों एक्सिस एक दूसरे को मिलनी चाहिए, कॉन्करेंट एक्सिस होनी चाहिए. Then you can use this iz equal to ix plus iy. Okay, moving forward, the next question. Okay, let's see. There we go. 7.11 and 7.12 दो क्वेश्चन है इस पेज पे. चलो 7.11 is what is the moment of inertia of a rod of mass L? रॉड का of mass L, length L about axis. कौन सा axis? Axis perpendicular to it and passing through the end. So we'll draw the rod first. चलिए रॉड ड्रॉ करेंगे. ये क्या शेप है? Okay, this is the rod, right? Okay, if the rod rotate about its geometric center, अगर ये रॉड अपने ज्योमेट्रिक सेंटर पे रोटेट करेगा, है सेंटर ये? नहीं है. चलिए, if the rod rotate about the center, if the rod rotate about the center, the moment of inertia of the rod is given by ml square by 12. ये डायरेक्ट आपको याद रखना है. This is center of mass of the rod, and moment of inertia about the center of mass of the rod is given ml square by 12. But your rod is rotating about the end. Rod कैसे rotate हो रहा है? About the end. So rod इस axis के about rotate हो रहा है. And you would like to find the moment of inertia I. Okay, tell me what is this distance? L by 2, obviously. Half rod है ना? Right? So I can see both axes are parallel. So we'll use the parallel axis theorem. So we use parallel axis theorem. So as per the theorem, listen. Moment of inertia about the axis is equal to मैं theorem बता रहा हूं आपको. Moment of inertia about the axis is equal to sum of moment of inertia about the axis. Moment of inertia about this axis is equal to sum of moment of inertia about the axis passing from the center of mass and parallel to the given axis. देखो दोनों पैरेलल है और ये कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से. प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ distance between both the axes. That's the formula. I equal to IC plus MD square. The moment of inertia about any axis, is equal to sum of moment of inertia about the parallel axis passing from the center of mass. Moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia about the parallel axis passing from center of mass and product of mass and square of distance between the axis. Very important for 2 marks. Parallel axis theorem. Right? Okay, let's use it. IC कितना है रॉड के लिए? ml square by 12. Distance कितना है? L by 2. क्या करेंगे? Square. Your answer is gonna be I would be equal to ml square by 12 plus ml square by 3. 4. Taking LCM, 12 is the LCM. ml square plus 3 ml square. That is 4 ml square by 12. That is ml square by 3. That's the answer. पता ही था पहले भी, क्या करें. ओके, ये मैंने थियरी के वक्त भी बताया ही था कैसे होता है. So this is the example of parallel axis theorem. Understood? Yes. Clear everyone? Yes. Okay, let's see what is the next in this. What is the moment of inertia of a ring about a tangent to the circle of a ring? About a tangent to the circle of the ring. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. क्यों इस कंफ्यूजिंग है बताता हूं मैं आपको. सपोज ये रिंग है, राइट, एंड यू वुड लाइक टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट. अब टेंजेंट एक्सिस परपेंडिकुलर भी हो सकती है, इन द प्लेन भी हो सकती है. यू हैव टू अज्यूम योर एक्सिस इज इन द प्लेन, राइट. कौन सा एक्सिस लेना है बेटा? हमें इन द प्लेन लेना है. सो वी वुड लाइक टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. You can say it is tangential, right?
Okay, this is the center of mass. Okay, and this is the parallel axis passing from the, कर देंगे ना, नहीं है तो क्या होगा. So this is the parallel axis passing from the center of mass, right? And if you see, this is not the geometric axis, this is the diameter. Geometric axis नहीं, ये क्या है, रिंग का डायमीटर है. तो पहले आपको रिंग का डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है. रिंग का ज्योमेट्रिक एक्सिस कौन सा होता है बेटा? रिंग का ज्योमेट्रिक एक्सिस होता है ये वाला. हाँ, आ गया वापस ले. हाँ सर, दिस इज द ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ रिंग. और बेटा ये ज्योमेट्रिक एक्सिस के आजू बाजू जब रिंग घूमेगा ना, रिंग ऐसे होगा, ये उसका एक्सिस है. अगर ये रिंग ऐसे घूमेगा ना अबाउट द ज्योमेट्रिक एक्सिस, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर. रिंग का mr स्क्वायर होता है, डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाई 2, राइट? तो अबाउट द ज्योमेट्रिक एक्सिस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर. पहले तो ये फाइंड करेंगे, ये क्या है? अबाउट द डायमीटर है. पहले हम ये फाइंड करेंगे, कॉल इट IC. फिर हम इस पे जाएंगे बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ओके, सो यहां पे आपको 2 स्टेप में इसको सॉल्व करना है. ये एक और एक्सिस ले लिया डायमीटर पे, राइट? लेट मी कॉल इट इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस, एंड दिस वन इज द z एक्सिस. तो पहले हम लिखेंगे IZ इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिक एक्सिस, अबाउट इट्स, जो कितना होता है बेटा आपका? रिंग का होता है mr स्क्वायर, डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाई 2, रिंग का होता है mr स्क्वायर, राइट? तो पहले तो ये खुद का जो एक्सिस है उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका mr स्क्वायर. अब यहां से मैं डायमीटर पे लेके आऊंगा. सो आई विल राइट हियर फ्रॉम व्हिच थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? ये z वाला एक्सिस कैसा है? प्लेन को परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है. z वाला एक्सिस कैसा है? प्लेन को परपेंडिकुलर. और ये दोनों एक्सिस कैसे है? प्लेन के अंदर है. एक्स वाई दोनों प्लेन में है, z बाहर आ रहा है. सो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IZ इज गिवन बाय IX प्लस IY. अब IX भी डायमीटर है, IY भी डायमीटर है, बोथ आर डायमीटर. तो यू राइट लाइक दिस, एंड दिस इज mr स्क्वायर. सो व्हाट यू विल गेट? mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. यहां पे 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 नीचे ले लिया. तो फर्स्ट यू गॉट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर. अंडरस्टूड? सो पहले तो ये लेके आए, क्योंकि ये दिया नहीं है. दिया कौन सा होता है हमेशा आपको? उसका ज्योमेट्रिक एक्सिस दिया होता है. तो पहले ज्योमेट्रिक एक्सिस पर से डायमीटर लेके आए बाय परपेंडिकुलर एक्सिस. अब यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस, बिकॉज नाउ वी हैव दिस वैल्यू अबाउट द डायमीटर वी हैव. ये एक्सिस पे फाइंड करना है, दोनों एक्सिस पैरेलल है. यूज करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो वी राइट हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द tangential axis. Use the parallel axis theorem. So as per the parallel axis theorem, I equal to IC plus md square. IC is the axis passing from center of mass and parallel to the given axis. कितना है diameter पे? mr square by 2. That's actually the diameter, right? Plus what about the distance between two axes? कितना हो गया? Distance equal to radius. डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस. सो प्लस मास इंटू रेडियस स्क्वायर. चलो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 2. योर आंसर इज 3 by 2 mr स्क्वायर. यू गॉट दिस? सो पहले क्या करेंगे? पहले स्टेप में क्या करेंगे? 2 स्टेप क्वेश्चन है, राइट? पहले स्टेप में ये रिंग है, ये रिंग का खुद का एक्सिस है. इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर. पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करके ये लेके आएंगे, राइट? इसका कितना आएगा? mr स्क्वायर बाई 2. और हमें कौन सा एक्सिस दिया है उसका? टेंजेंशियल. टेंजेंशियल मतलब ये वाला एक्सिस जो टेंजेंट है. कितना डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच का? r. तो क्या यूज करेंगे? I इक्वल टू IC प्लस IC कितना? इसके पैरेलल सेंटर में से पास होता हुआ एक्सिस mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर. सो योर आंसर इज इक्वल टू 3 by 2. अंडरस्टूड? तो मैंने अलग तरीके से फिगर बनाया 3D में, राइट? ये वाला भी 3D है वैसे, ये वाला में एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, वो भी इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट? इसको रिंग बना दे.
कौन सा? वो रिंग नहीं है, वो ओवल है, ओवल। छोटा है ना साइज में। अरे वाह, ओके गुड। चलो नेक्स्ट। ओ भाई, ये वाला एक स्लाइड यहाँ पे अपने को कम चाहिए था, मैंने गप्चा देना है इसको। कहाँ गया? कौन से वाला स्लाइड नहीं चाहिए? वाला नहीं चाहिए ना, इसको डिलीट मारो। कहाँ से मारेंगे इसको डिलीट? ये क्या है? प्ले बटन। ये रहा। ये क्या हुआ? इसको डिलीट कहाँ से करें 18 नंबर के स्लाइड को? ओ ये रहा, 18 ही करना है ना। हाँ भाई रुको ना भाई, आया एक मिनट भाई, रुको ना, उसको बोल रहा। चलो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so now we will have the next question, and the question is obtain equation from the first principle. कौन सा equation? Equation of motion, जो आप थर्ड चैप्टर में बनाते हो ना कैलकुलस से 3 फॉर्मूला, वही सेम तीनों फॉर्मूला आपको रोटेशनल के लिए बनाना है, जो अभी हम बना के देखेंगे। ठीक है, चलो इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन डिराइव करने हैं। वी आर डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए, so consider for uniformly angular accelerated motion, for uniformly angular accelerated motion, so we know that angular acceleration alpha is equal to d omega by dt, है ना? अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। सो वी कैन राइट हियर अल्फा डी टी इक्वल टू डी ओमेगा। इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड, अल्फा एज इट इज, डी टी का इंटीग्रेशन टी, टाइम का लिमिट क्या होगा? 0 से टी, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, लिमिट क्या होगा? ओमेगा 0 से ओमेगा। ऐसा ही आप सेम लीनियर में करते थे, वही करना है आपको। सो अल्फा इंटू टी इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0, दैट इज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। बस ये हो गया पहला इक्वेशन। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अभी देखो सेकंड थर्ड इक्वेशन डिराइव करने नहीं बोला है, बट मैं आपको खाली हिंट दे दूंगा सेकंड थर्ड इक्वेशन में हमें करना क्या है। हाँ यही करना था। ओके, now to get the second equation, okay, now we know that omega equal to d theta by dt, so d theta equal to omega into dt, and omega की जगह क्या रखना है आपको? ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी इंटू क्या है? dt, दैट्स इक्वल टू d थीटा। फिर यहां से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, राइट? यहाँ पे टाइम का इंटीग्रेशन है 0 से t, यहाँ पे थीटा का इंटीग्रेशन लेट्स से 0 टू थीटा। तो यहाँ पे आपका दूसरा रिलेशन बन जाएगा, कौन सा बनेगा? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये आपने सेम लीनियर में बनाया ही था। तीसरा इक्वेशन था आपका अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, एंड दिस कैन बी रिटन एज डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, d theta divide d theta multiply, and this d theta by dt is called omega. Your equation was alpha equal to omega into ये omega into d omega by d theta, right? फिर क्या कर रहा था? इसको इंटीग्रेट कर रहा था। d theta ऊपर ले लो, alpha into d theta equal to omega into d omega, and now integrate on both the side. लिमिट इज 0 टू थीटा किया, लिमिट इज ओमेगा 0 टू ओमेगा किया।
सिंप्लीफाई करेंगे यू गेट 2 अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर, दैट्स ए थर्ड इक्वेशन। तो ऐसे आपने सेम थर्ड चैप्टर में इक्वेशन बनाए हैं। थर्ड चैप्टर के इक्वेशन में अल्फा की जगह कौन होता है ए, ओमेगा की जगह कौन होता है बी, ओमेगा जीरो की जगह कौन होता है यू, डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन होता है थीटा। उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे थीटा की जगह कौन होता है डिस्प्लेसमेंट डी, राइट। कहां पे सेकंड इक्वेशन में, हाँ यहाँ पे। अबे अबे होता है, बड़े बड़े इक्वेशन में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। थीटा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, इसमें आपको एक ही पूछा गया है, तो बाकी दो आप खुद बना सकते हो, राइट। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको काइनेमेटिक्स के सॉल्व करने, देखिए एक बड़ा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे काइनेमेटिक्स का। हाँ बेटा चल, अटेंशन एवरीवन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओए यहां जा। Okay, now the question is the angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. What do you mean by angular speed? Omega. That's the rotational speed. Angular मतलब घूमने का स्पीड, जिसे हम कहते हैं ओमेगा। सो पहले कितना था ओमेगा का वैल्यू, से लिखेंगे ओमेगा जीरो। हाउ मच इज इट? 1200 वॉट आरपीएम। कितने सेकंड के बाद? 16 सेकंड के बाद कितना हो गया? 3120। फाइनल को क्या लिखेंगे? ओनली ओमेगा। कितना हुआ ये? 3120 आरपीएम। कितने टाइम में? यू वुड लाइक टू फाइंड व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज इट? अल्फा। सेकंड, how many revolution does the engine make during this time? You would like to find the number of revolution. दोनों हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये नए नए क्वेश्चन है सारे, अभी परफेक्ट सीखने, ताकि एग्जाम में आपको मेहनत ना करनी पड़े। ओमेगा है, ओमेगा जीरो है, टी है। अब पहले तो ना आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड अवर यूनिट इन रेडियन पर सेकंड। We need the rotational speed in SI unit radian per second. So it's very simple. Rotation means how many radian? 2 pi. One rotation is 360 is 2 pi radian. So instead of rotation we write 2 pi radian per minute. Minute is 60 second. Understood? Similarly यहाँ पे 3120 rotation 2 pi radian per meter 60 second. Will you please find out the answer in form of pi? Keep it in form of pi. How much? यहाँ पे कट हो जाएगा आपका with 20 into 2 40 pi radian per second. What about this? 52 into 2 104 pi. Now we are ready to solve further. Okay, now we will use the first equation of kinematics. We write here for uniform angular accelerated motion, for uniform angular accelerated motion, we have our first equation, and the first equation is omega equal to omega 0 plus alpha t. Omega is 104 pi, omega 0 is 40 pi, and t equal to 16. There we go, right? 104 minus 40, 54 pi. 64 pi equal to 16 alpha. So your alpha equal to 64 by 16 pi. 4 pi radian per second square. Be very careful about the units. Alpha equal to 4 pi radian per second square. हाँ एंगुलर है तो एंगुलर में रेडियन आएगा. पहला आंसर आ गया. You would also like to find how many revolution it make. So let's find out how many rotation it has made. Because if I get the number of rotations or if I find the angular displacement के angle कितना कटा है, then I can easily find the revolution. So I will first find the angular displacement.
I will find the angular displacement theta. So I'll use the third equation, that is omega square minus omega 0 square equal to 2 alpha theta. Yes or no? V square minus u square equal to 2AD वाला फॉर्मूला. ओमेगा का फाइनल वैल्यू कितना था बेटा? 104 पाई. क्या करेंगे उसका स्क्वायर. ओमेगा का स्टार्टिंग वैल्यू था 40 पाई. क्या करेंगे स्क्वायर. अल्फा कितना लाया बेटा? 4 पाई इंटू थीटा. 104 स्क्वायर. हाउ मच इट इज? 10816 पाई स्क्वायर. इट इज 1600 पाई स्क्वायर is equal to 8 pi theta. Subtract करो चलो. 9216 pi square divide by 8 pi. एक पाई कट हो जाएगा. 1152 pi. बेटा this is theta. What you want to find is rotation. So I will write here number of rotation. Hey, can you tell me in one rotation what angle is covered? That is 2 pi. So how many rotation you will have? Theta divided by 2 pi. That is 1152 pi divided by 2 pi. That is 576 number of rotation. There are 576 rotation during this time. मरोगे हाँ, जब तक इग्नोर कर रहा हूं तब तक कर रहा हूं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. समझ आ गया है क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स. सिंपल क्वेश्चन है, राइट? चलो अगला सवाल. डायनेमिक्स पावर वाला क्वेश्चन. चलो किस पेज पे? नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे है. ओके, 4 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. This is most important question of 4 mark. Let's solve it. What is it? चलिए बेटा, सबका ध्यान यहाँ पे. बड़ा सा क्वेश्चन है ये. Lot of data to handle. चलिए शुरू करते हैं. Find out what do we have in the data. A cord of negligible mass is wound round the rim of a flywheel of mass 20 kg, radius 20 centimeter. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown in figure. The flywheel is mounted on a horizontal axle with a frictionless bearing. Compute the angular acceleration of the wheel. Find the work done by the pull when 2 meters of the cord is unwound. Find also the kinetic energy of the wheel at this point. Assume that the wheel start from the rest. Compare the answer of part B and C. चलिए शुरू करते हैं. So what do we have? We have a flywheel. Flywheel मतलब एक डिस्क, राइट, जो जर्क से बचाती है. हमें लिखा है थियरी में. फ्लाईव्हील क्या करता है? सडन जर्क से बचाता है, राइट. एनर्जी को स्टोर कर लेता है ताकि सडन जर्क ना लगे. ओके, सो दिस इज ए फ्लाईव्हील वी हैव. और हमने क्या करा है? इस फ्लाईव्हील के आजू बाजू में एक डोरी लपेटी हुई है इसको घुमाने के लिए, राइट. और फिर हम डोरी को यहां से खींच रहे हैं. व्हाट फोर्स वी आर गिविंग? वी आर गिविंग अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन. वी हैव गिवन अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन. दिस इज द रेडियस r एंड दिस इज द सेंटर. तो लग नहीं रहा है. दिस इज द रेडियस r. Okay, let's check the data of flywheel. Flywheel has a mass of 20 kg, the radius of 20 centimeter. Convert this to meter, 0.2 meter. Right, we have applied the force of 25 Newton और कॉर्ड कितना नीचे आ गया? 2 मीटर. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 मीटर. 2 मीटर आपने खींच लिया इसको. अब देखो जैसे आप इसको खींचोगे ये घूमेगा. Yes or no? Yes. Why? Because it experience torque. Torque क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Force into perpendicular distance. Because of the torque, it is going to rotate. तो सबसे पहले तो हम ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज हमें पूरे चैप्टर में, पूरे क्वेश्चन में बहुत काम आएगा. विल फर्स्ट फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क.
क्या फॉर्मूला डिस्क का? mr²/2. What mass we have? 220 kg. Radius is 0.2 divided by 2. That is equal to 10 into 0.04. That is 0.4 kg into meter square. That's the moment of inertia. क्योंकि ये हमें काम आने वाला है आगे जाके. चलो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं. Compute the angular acceleration. अल्फा फाइंड करना है. What will I do? मैं टॉर्क के दो इक्वेशन को कंपेयर करूंगा. I compare two equation of torque. Torque क्या होता है? R into F. You can write more properly as perpendicular distance into force. Right? और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था टॉर्क का, जो फॉर्मूला फोर्स के इक्विवेलेंट है. फोर्स F इक्वल टू ma. यहां पे मास का काम कौन करता है? I. और A का काम कौन करता है? अल्फा. आंसर आ जाएगा आपका. चलो, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स? दैट इज इक्वल टू द रेडियस. फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? रेडियस. सो यू गॉट R इंटू एफ इज इक्वल टू I अल्फा. तो आपको जो पहले अल्फा चाहिए ना वो मिल गया. R इंटू एफ डिवाइड बाई I. कितना रेडियस है? रेडियस इज 0.2. यू आर गिविंग द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, राइट? डिवाइड बाई I कितना है? 0.4. तो योर आंसर इज 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. दैट्स द फर्स्ट आंसर ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. बोलो, समझ आया पहला आंसर? टॉर्क के दो फॉर्मूला कंपेयर करेंगे. R इंटू एफ इज इक्वल टू I अल्फा. सेकेंड, वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाइंड. तो वर्क डन बाय द पुल क्या करेंगे? सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो वी राइट हियर वर्क डन बाय कॉर्ड. सो बेटा वर्क डन क्या होता है? F इंटू डी. कितना फोर्स से खींचा है आपने? 25 न्यूटन. कितना डिस्प्लेसमेंट? 2 मीटर. तो योर आंसर इज 50 जूल. थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट. हाफ I ओमेगा स्क्वायर. चलो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते बेटा. काइनेटिक एनर्जी, प्लीज अटेंशन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील. रोटेशनल मोशन में हाफ mv स्क्वायर का काम कौन करता है? हाफ I तो हमारे पास है. अगर कुछ नहीं है तो ओमेगा फाइंड कर लेंगे. ओमेगा कहां से फाइंड करेंगे? वी हैव अ डिस्प्लेसमेंट. ओमेगा कहां से फाइंड करोगे? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. कोई तो लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है. आपको एंगल चाहिए. व्हाट डू यू वांट इज एंगल. टाइम तो है ही नहीं क्वेश्चन में. टाइम थोड़ी है, टाइम तो है ही नहीं. आपको ऐसा दिया है कि कितने टाइम में आपने कॉर्ड खींचा? नहीं, आपने खाली 2 मीटर कॉर्ड खींचा, इतना ही दिया है. तो टाइम के सिवाय का थर्ड ही फॉर्मूला है हमारे पास. सो वी राइट हियर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. मुझे थीटा फाइंड करना पड़ेगा. चलो, ओमेगा स्क्वायर 0, स्टार्टिंग में कोई स्पीड नहीं था, तो यार ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा. थीटा कितना होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है. आपने रस्सी कहां लगाई थी? दूरी वो व्हील के ऊपर. तो जितना रस्सी अनवाइंड होगा उतना पेरीमीटर घूमेगा. जितना रस्सी अनवाइंड होगा उतना क्या घूमेगा? पेरीमीटर घूमेगा. बिकॉज रस्सी कहां पर है? पेरीमीटर के ऊपर है. तो आपने जब 2 मीटर रस्सी खींची तो कितना एंगल घूमा? लेट्स फाइंड आउट. टू फाइंड द थीटा, वेरी सिंपल. सो वी राइट हियर टू फाइंड थीटा. बेटा देखना ध्यान से. टू फाइंड द थीटा, पूरा पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर. तो पूरा एंगल कितना होता है? 2 पाई. सो इफ द एंगल इज of the length is L, then what is the angle? L by 2 pi. थीटा कितना हो जाएगा? L by 2 pi नहीं, L by 2 pi R. ओके, अगर पूरा सर्कल है तो क्या हो जाएगा? 2 pi R. तो एंगल कितना होगा? 2 pi. तो अगर लेंथ खाली L है तो ये एंगल कितना बनेगा बेटा? L डिवाइड बाई 2 pi R इंटू 2 pi. 2 pi 2 pi कट. What is it? L by R.
लेट्स से एंगल थीटा। तो सिंपल, टू थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क मतलब वो सामने जो लेंथ है वो। चलो, तो आपको थीटा कितना मिला बेटा, समझ आया ये क्या किया? पूरा सर्कल मतलब 2 पाई आर, तो पूरा एंगल कितना होगा 2 पाई। तो अगर एल जितना लेंथ है, कितना लेंथ है एल, तो एंगल कितना बनेगा एल अपन 2 पाई आर इंटू 2 पाई, दैट्स योर एंगल थीटा एल बाई आर। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू विल गेट दिस एज 2 अल्फा इंटू थीटा, थीटा की जगह क्या लेंगे हम एल बाई आर। उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, यहाँ पे नीचे लिखा है हमने, ठीक है। ओके, लेट्स पुट इट बैक हियर इन 1। चलिए, पुट ओमेगा स्क्वायर इन 1, सो वी गेट अ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। कितना है ओमेगा स्क्वायर? 2 अल्फा एल बाई आर, 2 अल्फा एल बाई आर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, होल रेज़ टू स्क्वायर। बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई हमारे पास है, ओमेगा नहीं है, टाइम दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो एक ही क्वेश्चन बचा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। थीटा क्या हो जाएगा? एल बाई आर, आर्क बाई रेडियस, एल बाई आर। ओके, चलो, सो विल राइट हियर हाफ इंटू व्हाट वाज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 0.4। हमने इसलिए पहले फाइंड कर लिया था इसको, नहीं तो बहुत परेशान करता। 2 इंटू अल्फा कितना आया है? 12.5। 12.5 कितना मीटर का लेंथ कितना खींचा था आपने? कितना लेंथ खींचा आपने? 2 मीटर। कितना खींचा आपने? 2 मीटर। और रेडियस कितना दिया है? 0.2। डेटा ध्यान से रखना बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन सही करे बिना भी। तो लेंथ है 20, ये 0.2 क्या करना है इसका स्क्वायर, सॉरी, और स्क्वायर पूरे का करना है, राइट। चलो, पूरे का स्क्वायर। सो हाफ इंटू 0.4 इंटू ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10 यहाँ पे हो गया स्क्वायर, ये हो गया 0.2 इंटू 250 स्क्वायर। हाँ क्या? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ मैं कि ओ भाई ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर तेज के ऊपर, तू नहीं बोला कि सर स्क्वायर, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर का ही, ओमेगा का नहीं है, ये ओमेगा स्क्वायर है 2 अल्फा थीटा। अंडर रूट नहीं करना है अपने को, स्क्वायर ही चाहिए ना। मैंने पहले से प्लान करके स्क्वायर ही करा था, ये लड़की ने मुझे गलत करा दिया। कितना हो जाएगा ये? 50 जूल। सो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 50 जूल। वर्क डन कितना था? 50 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना है? 50 जूल। इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड। वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिकॉज बोथ आर 50 जूल। समझ आया क्वेश्चन? समझ आया क्वेश्चन? छोटे छोटे इक्वेशन कंबाइन करके बड़ा क्वेश्चन बनाना है, राइट। पहला स्टेप ही आपको याद होना चाहिए, टॉर्क इक्वल टू आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। वहां से आपको क्या निकालना है? अल्फा। फिर वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दिया है 2 मीटर का, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 अल्फा थीटा। थीटा क्या हो जाएगा? आर्क बाई रेडियस। थीटा क्या हो जाएगा बेटा? आर्क बाई रेडियस। Now you put it here, you will get the kinetic energy is also equal to 50 joule, that is equal to work done. Next, हे प्रभु शक्ति दो। चलो अगला सवाल, इसके बाद है कुछ? Which page? 175. This one. इसमें क्या सॉल्व करें? तो मेरे सारे बच्चों को आता है। चलो लास्ट फॉर दी एग्जाम्पल पार्ट। आज भी आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा एक्सरसाइज का, एंड देन यू कैन पुट ऑल योर डाउट्स टुमारो एंड विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स इन दैट पार्ट, राइट। ठीक है, कल आप वो सारे जो भी डाउट है आप रखोगे। चलो बेटा, 3 बॉडीज, a ring, a solid cylinder and a solid sphere roll down the same inclined plane without slipping. By rolling without slipping on incline derive किया है फॉर्मूला हमने सारे।
right? This start from rest. The radius of body are identical. Which of the body reaches the ground with the maximum velocity? याद होगा आपको शायद. यहां पे ऑब्जेक्ट है, कौन सा एनर्जी यहां पे? mgh. नीचे आया लुढ़कते लुढ़कते. यहां पे कौन सा एनर्जी? काइनेटिक. दो होगा काइनेटिक में, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाई. याद है ना, दो एनर्जी होती है, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी. रोटेटरी होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई रखेंगे एम के स्क्वायर, ओमेगा रखेंगे वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर इज, तो यहां से इक्वेशन बन जाएगा, राइट? तो वी राइट हियर फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन वी राइट हियर पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम. Potential energy at top is mgh, kinetic energy at bottom is half mv square 1 plus k square by r square. mm cancel, 2 ऊपर आ जाएगा. what you will get? 2gh, पूरा ब्रैकेट नीचे जाने दो. 1 plus k square by r square is equal to v square take under root. ये हमने पहले भी लिखा था फॉर्मूला, राइट? तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा. नाउ वी हैव 3 डिफरेंट शेप्स. शेप नंबर 1 इज सॉलिड सिलेंडर. चलो शेप 1 सॉलिड सिलेंडर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर? आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर. आई क्या लिखते हैं बेटा? एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर. ये आता है सबको? मैंने आगे भी आपको करके बताया है, राइट? डिस्क इज हाफ एम आर स्क्वायर. चलो एम एम कट करेंगे बेटा, तो आपको रेशियो चाहिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. कितना रेशियो है बेटा यहाँ पे? 1/2. चलो इसका वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं. तो वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. दिस बिकम 3/2. 2 ऊपर आ जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा? ऊपर आएगा तो 4. gh डिवाइड बाई 3, कॉल इट 1. 4/3 इज 1.33 gh. टेक अंडर रूट, कीप इट एज इट इज, राइट? तो ये किसके लिए हो गया? फॉर सिलेंडर. What the second shape we have? सेकंड शेप क्या था? रिंग था. रिंग था और सॉलिड स्फीयर था. पहले रिंग, चलो सेकंड रिंग ले लेते हैं. कोई नहीं, रिंग ले लेते हैं. सेकंड फॉर रिंग बेटा, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर. आई क्या लिखेंगे? एम के स्क्वायर. देखो आप ऐसे समझो, रिंग में ना, रिंग के लिए सारा मास सेम डिस्टेंस पे होता है. रिंग के लिए सारा मास कितने डिस्टेंस पे होता है? आर पे ही होता है, इसीलिए उसका डायरेक्ट एम आर स्क्वायर बनता है. अगर डिस्क है ना, तो कुछ मास दूर है, कुछ मास बहुत पास है, तो इसीलिए यहां पे क्या बनता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 बनता है. अंडरस्टूड? रिंग में सारा मास एक ही डिस्टेंस पे है, दूर. डिस्क में कुछ मास दूर होगा, कुछ मास पास होगा, तो इसीलिए उसका क्या बनता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 बनता है. उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहता है, राइट? ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं. चलो बेटा, तो यहां पे आपका रेशियो कितना आ गया? योर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो इज इक्वल टू 1. तो स्पीड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. 2 2 कट हो जाएगा बेटा. इसका आंसर खाली आएगा gh रूट. इसका आंसर सिर्फ आएगा रूट gh. इसका आंसर आएगा सिर्फ रूट gh. अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं. चलो थर्ड शेप कौन सा है? स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर. Anyone knows formula of moment of inertia of solid sphere? 2/5 mass square. I क्या ले लेंगे? m k square mm. What you will get? k square by r square is, तो स्पीड क्या हो जाएगा इसका? अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ठीक, एलसीएम बेटा 5 ऊपर चला जाएगा, 10gh, एंड ये कितना हो जाएगा नीचे? 7. और इस वैल्यू ऑफ 10/7 1. तो बोलो बेटा सबसे ज्यादा स्पीड किसका आया? इसमें 1.4 है, उसमें 1 है, और इसमें था 1.33. तो सबसे स्पीड में कौन आया? स्फीयर आया. ये स्फीयर है, ये रिंग है. तो सबसे ज्यादा स्पीड में कौन आया? स्फीयर. फिर आया सॉलिड सिलेंडर, और सबसे स्लो कौन आया? रिंग.
Do you get this, everyone? So that's the end of all the examples of this chapter. Okay, कल के क्लास में आने से पहले आपके एग्जाम्पल्स चेक किए जाएंगे और कल अगर बाकी होगा तो आपको दरवाजे से भेज दिया जाएगा, वापस आने का मौका नहीं मिलेगा. That's the end of the example part, right? I hope कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए. और अगर टर्म एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको सीधे लेने हैं रोकड़े मार्क. 3 या 4 मार्क में क्वेश्चन आएगा. ओके, थैंक यू.